हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो सभी लोग? आई हो की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी तुम्हारी। तो यार आज अपन अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 9 आई थिंक है ना, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे अच्छे पाथफाइंडर और इरोडो लेवल के क्वेश्चंस करे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट चार्जेस की और एक्सटेंडेड चार्जेस की जो फील्ड होती है उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेरिवेशंस कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में अपन रिंग का और स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करा है, तो आज हम उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और आर्क की फील्ड और स्ट्रेट वायर की फील्ड को कुछ रिलेट करना सीखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ना। तो लेक्चर पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। और अगर यार चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। कंप्लीटली फ्री है, किसी टाइप का तुम्हें कोई पे नहीं करना। तो बस यही है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी तुम्हें चीज़ अच्छी लगी हो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे क्लासेस के नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह अपडेट्स तुम्हें मिल जाती हैं। ठीक है। और क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सब यहीं पे मिल जाते हैं। और अपना डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिस पर 24/7 बच्चे अपने डाउट डिस्कस करते रहते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भी आंसर करता हूँ डाउट्स का। और डेली लाइव डिस्कशन करता हूँ डाउट्स का बच्चों के साथ में। तो बच्चे मुझसे लाइव डिस्कशन करते हैं अपने डाउट्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर टीचर से कनेक्शन जो होता है मिसिंग है, उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर तुम आओगे तो तुम्हें वहाँ पे लाइव डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ज्वाइन कर लेना और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगी। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 7696836922 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर को अगर हम रिकैप करना चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिराइव करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसके जो अगर अपन ने पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करे थे तो हमने देखा था कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूर होगा। और ये ऐसे पैरेलल कंपोनेंट वायर के पैरेलल होगा, उसको पैरेलल कंपोनेंट बोला था। नेगेटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टुवर्ड्स दी चार्ज होगा। और इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, ज़्यादा चार्ज जहाँ पे होगा उधर की तरफ अट्रैक्टिव फील्ड आएगी तो पैरेलल कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने इनको एक जगह पे लिखा था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो उसके अगर आर हो, और एक तरफ ऊपर वाले एंड का एंगल थीटा वन बन रहा हो और नीचे वाले एंड का एंगल थीटा टू बन रहा हो, तो हम इनको थीटा वन थीटा टू अगर मान ले तो ये के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है। दूसरा जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो के लैम्डा अपॉन में आर कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन होता है। ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। और हम थीटा वन थीटा टू के बजाय इसको अल्फा और बीटा में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा को थीटा वन को 90 माइनस अल्फा और थीटा टू को 90 माइनस बीटा रख करके, और यहाँ पे हम ये अल्फा और बीटा में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है के लैम्डा अपॉन में आर कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इनके फॉर्मेट में। और ये बन जाता है के लैम्डा अपॉन में आर कोस थीटा टू माइनस थीटा वन, नहीं फिर इसको अपन उसमें लिखेंगे, फिर अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, जो कि अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है। साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब इसको ध्यान से देखो। ये जो वायर है इसमें साइन अल्फा साइन बीटा में कन्वर्ट करा। फिर अपन ने इसको इनफाइनाइट वायर के लिए देखा कि जो इनफाइनाइट वायर होगा उसमें अल्फा बीटा जीरो हो जाएंगे, या फिर बोलो थीटा वन थीटा टू 90 डिग्री बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, टू के लैम्डा अपन में, और पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। सेम इनफाइनाइट वायर यानी कि एक तरफ इनफाइनाइट हो और दूसरी तरफ उसके एंड के सामने वाले पॉइंट पे देखूंगा तो पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर वाले फिर दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री दूसरा जीरो बन जाता है। ठीक है। तो दोनों के लिए वो दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं, के लैम्डा अपॉन में आर के लैम्डा अपॉन में आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट टू के लैम्डा अपॉन में आर बन जाती है। ठीक है। ये सब हमने करा था और ये पिछले लेक्चर्स का रिकैप था। अभी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास में, जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि अगर एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 × 10⁻³ कूलम पर मीटर है, और इसके वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 2 मीटर है, एक तरफ 30 डिग्री एक तरफ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस पर पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के वैल्यूज कितने होंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं यार, है ना। अप्लाई करके देखते हैं। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए के लैम्डा अपॉन में आर, थीटा वन थीटा टू वाला ही लिख देता हूँ, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है। तो के यानी कि 9 × 10⁻⁹ इंटू लैम्डा है तुम्हारा 2 × 10⁻³ अपॉन में आर जो दे रखा है 2 मीटर दे रखा है। ठीक है।
और इंटू साइन 30 डिग्री, थीटा 1 30 डिग्री है और साइन थीटा 2 तुम्हारा 45 डिग्री है। ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶ और साइन 30 तो बनता है बेटा हाफ और ये 45 बनता है 1/√2। तो ये हाफ प्लस 1/√2 इसको लिख देंगे √2/2। यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 अपॉन में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 तो 2 बन जाएगा, ऊपर √2 बचा हुआ रह जाएगा। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है ई परपेंडिकुलर को 9 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/2 प्लस √2 अपॉन में 2 और 2 बाहर निकाल लेंगे तो हम इसको लिख देंगे 9 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 प्लस √2, इतना न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर F इक्वल टू QEE/F/Q होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है, इसकी यूनिट। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। पैरेलल कंपोनेंट अगर मैं निकालना चाहूँगा तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला सीधा लगा सकता हूँ मैं। पैरेलल कंपोनेंट K लैम्डा अपॉन में R cos थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब ये बन जाएगा K लैम्डा अपॉन में R की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट कर रखी है, ये K लैम्डा अपॉन में R की वैल्यू तो थी यहाँ पे। तो K लैम्डा अपॉन में R जो बन के आया था वो 9 इंटू 10⁻⁹ बन के आया था। तो इसकी वैल्यू सीधे ही लिख देते हैं ना, एक बार कर ली, दोबारा से कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करना। यही चीज़ें तुम्हें, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारा टाइम बचाती हैं एग्जाम में भी। तो 9 इंटू 10⁻⁶ इंटू कोस थीटा 2 यानी कि कोस 45 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री, कोस 45 1/√2 माइनस 1/2, तो 9 इंटू 10⁻⁶ और ये बन जाएगा 1/√2 माइनस 1/2। अब ये क्या, एक काम करो, जैसे यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे भी कर दो, तो ये √2 अपॉन में 2 माइनस 1/2, तो 2 बाहर आ जाएगा और ई पैरेलल कंपोनेंट जो बनेगा, पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 9 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2 माइनस 1 और √2 1 से बड़ा ही होता है तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो ये जो पॉजिटिव कंपोनेंट बना पैरेलल कंपोनेंट, हमने cos थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 लिखते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला, हाँ हमने क्या करा है कि देखो ऑब्वियस सी बात है, इधर 45 डिग्री का एंगल है, इधर 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो ये वाले चार्जेस का इधर की तरफ आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, तो इस तरफ जो फोर्स आएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। समझ में आ गई बात। वहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा था वो cos थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 बन रहा था, cos थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यानी कि अगर इसको बड़ा माने तो हम इधर की तरफ फोर्स लिखेंगे तो वो कोस, ठीक है, अगर हम इस एंगल को बड़ा मान रहे थे तब जो फोर्स आ रहा था वो नीचे की तरफ आ रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मानी थी वो नीचे की तरफ आ रही थी जब थीटा 1 को बड़ा माना था। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा 2 बड़ा है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ चली जाएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसी तरफ रहेगा। तो ये ई परपेंडिकुलर रहेगा जो हमने कैलकुलेट करा, और ई पैरेलल ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि नीचे के चार्जेस ज़्यादा हैं तो वो कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला था नेट, हमने जो फॉर्मूला निकाला था इसमें ध्यान से देखोगे तो हमने ये ई के लैम्डा अपॉन में आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 अगर करा है, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 करा है, तो ये वाला जो तुम्हारा एंगल है, हमने थीटा 2 को छोटा एंगल माना था, छोटा एंगल मान करके थीटा 1 को बड़ा माना था, तो बड़े वाले के सामने नीचे की तरफ फील्ड आई थी। उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फॉर्मूला लगाया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि 1/√2, और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री हमने लिखा, ये गलत लिख दिया हमने, कोस 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, कोस 30 √3/2 होता है, ये √3/2 होता है। तो हम यहाँ पे फिर √2 माइनस √3 लिखेंगे, √2 माइनस √3। अच्छा, और उसके हिसाब से जब हम कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे की तरफ फील्ड आती है, हम इसको बड़ा मान कर के, लेकिन ये वाला एंगल बड़ा है तो फिर ये फील्ड जो नीचे की तरफ मान के निकाली वो नेगेटिव आनी चाहिए हमारी, वो नेगेटिव देखो √2 माइनस √3 में करेंगे तो √3 ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बड़ा है √2 से, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब कि हम इसको लिख देंगे ई पैरेलल, मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में 2, और फिर इसको लिख देंगे √3 माइनस √2 मैग्नीट्यूड वाइज, और इसको लिख देंगे फिर अपसाइड। समझ में आ गई बात। हम नीचे मान करके लिखेंगे तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगी, समझ में आ गई बात। ये फील्ड नेगेटिव आ रही है और ये फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये हमने नीचे की तरफ मान के लिखा था, लेकिन नीचे की तरफ मान करके लिखा तो वो नेगेटिव निकल के आ गया, और नेगेटिव निकल के आ गई मतलब कि फिर वो ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है,
और फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के डायरेक्शन अलग से दिखा सकते हैं कि ये पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ये ऊपर की तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन हम ये इससे देख लेंगे कौन सा मैग्नीट्यूड कौन सा एंगल बड़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल कंपोनेंट आएगा, क्योंकि उधर ज़्यादा चार्जेज होंगे तो वो ज़्यादा रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज होता तो फिर वो अट्रैक्ट करते तो फिर इधर ही आ जाता। तो वो हम चार्जेस के बिहेवियर से देख करके और मैग्नीट्यूड से देख करके निकाल लेंगे किस तरफ पैरेलल कंपोनेंट आएगा, और मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। जब मैं कल डेरिवेशन करवा रहा था तो मैंने एक अल्फा और बीटा में फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, और मैंने बोला था कि देखो ये क्वेश्चन करते समय तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें मिस्टेक से बचाने के लिए। सेम वही उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल है भाई, वो कोई चार्ज लाइन चार्ज है और वो एक तरफ इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ सामने की तरफ इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक वो ले रहे हैं, कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बोल रखा है कि ये 8 मीटर का डिस्टेंस है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये तो इनफाइनाइट है तो ऊपर तो 90 डिग्री बनने वाला है। तो अगर हम ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आर चाहिए होगा हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जो वायर है उसको एक्सटेंड करेंगे और उस एक्सटेंडेड वायर पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। समझ में आ गई बात? बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि इसी को आर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें दिखता है कि इस एंड से देखो वायर से डिस्टेंस ये दे रखी है, हमें वायर से किसी एंड से डिस्टेंस नहीं लेनी होती, हमें वायर की जो वायर की एक्सिस है, वायर की जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ड्रॉ कर रखी है इन्होंने। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये आर होगा, और उस आर के लिए मैं इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको डॉट लाइन से एक्सटेंड कर देता हूँ। ये आर होगा और जो कि इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो आर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल से मैं देख सकता हूँ कि 8 का कोस 30 डिग्री कॉम्पोनेंट क्या बन रहा है बेटा, आर बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ आर जो बनेगा वो 8 का कोस 30 डिग्री कॉम्पोनेंट बनेगा, और कोस 30 क्या होता है बेटा, √3/2। तो ये 8 इंटू √3/2 क्या बन जाएगा, 4 इंटू √3, 4√3 मीटर। ठीक है, ये आर बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए θ1 θ2 भी चाहिए। θ1 से और θ2 से करता हूँ मैं। θ1 जो होगा, देखो एक एंड का, जैसे मान लो अपर एंड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपर एंड की जो एंगल होगी वो θ1, ये θ1 होगी। तो ये θ1 कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो वो ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे होगा। ऐसे बना दो मैं, पैरेलल जाएगा वो ऊपर एंड को, क्योंकि इनफाइनाइट पे है, उस इनफाइनाइट एंड से मिलने के लिए जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये θ1 है। फिर दूसरा होता है लोअर एंड से मिलने वाला। लोअर एंड से बनने वाला एंगल जो होगा वो देखो, लोअर एंड नीचे की तरफ होता तो हम नीचे की तरफ के θ2 को माइनस रख करके उसमें मैग्नीट्यूड रख दिया था अपन ने, और सॉरी माइनस का साइन लगा करके साइन कन्वेंशन के साथ में, क्योंकि ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव रख के हमने वहाँ पे रख दिया था। बट यहाँ पे समस्या ये है कि जो लोअर एंड है वो नीचे की तरफ नहीं है। हमने लिमिट में -θ2 से +θ1 लगाया था ना ड्राइव करते समय। बट यहाँ पे समस्या ये है कि जो नीचे की तरफ जो एंड है उसका नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ एंड होना चाहिए θ2, वो नीचे की तरफ ना होकर के वो भी ऊपर की तरफ ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ये लोअर एंड। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे की तरफ का साइन कन्वेंशन मान करके इसको ड्राइव कर रखा है। तो अगर वो लोअर एंड ऊपर की तरफ हुआ तो हमें साइन बदलना पड़ेगा ना θ2 का। हमने नीचे की तरफ माइनस का θ2 रख करके उसका मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला निकाल रखा था कि हमने उसको माइनस का अपने आप ले लिया था, और फिर नीचे की तरफ जो भी आ रहा था उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना था। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम नीचे 45 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है इसमें θ2 हमने इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा, क्योंकि हमने इसका नीचे की तरफ नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। अब अगर इसको नीचे की तरफ नेगेटिव साइन कंसिडर कर रखा है और ये भी ऊपर ही है, तो फिर मैं उसको माइनस ना रख करके प्लस में रखूंगा, लेकिन मैंने तो फॉर्मूले में माइनस रख रखा था, तो मुझे एक और माइनस रखना पड़ेगा ताकि ये प्लस बन सके। तो फॉर्मूले में जो θ2 है उसको, अगर ये लोअर एंड ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो ये θ2 को मैं 30 डिग्री के बजाय -30 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ ही आ गया है। θ2 भी ऊपर की तरफ ही आ गया, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। भाई θ1 ऊपर की तरफ प्लस में ही लिखता, θ2 नीचे की तरफ प्लस में लिखता, क्योंकि उसका साइन मैं कंसिडर कर चुका हूँ, तब उनकी मैग्नीट्यूड लिखता। लेकिन वो नीचे की तरफ θ2 होता तो प्लस लिखता, θ1 ऊपर होता तो प्लस लिखता। अब इसमें θ1 ऊपर ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 90। लेकिन θ2 नीचे होने के बजाय ऊपर है, तो इसको साइन अपोजिट रखना पड़ेगा, यानी कि इसको -θ2 रखना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 30 डिग्री रखना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? पहली तो ये चीज़, बच्चे यहीं पे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले सीखो इन चीज़ों के बारे में। तो θ1 90 डिग्री है और θ2 तुम्हारा -30 डिग्री रखा जाएगा।
अब जो फॉर्मूला होगा पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, वो के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब इसमें थीटा वन थीटा टू की और के और लैम्डा की और आर की वैल्यू रख देते हैं, तो ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेटा, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा जो दे रखा है 2 इंटू 10⁻6, ये है ना 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है, तो 2 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर बन जाएगा। डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है बेटा 4√3 इंटू में साइन थीटा वन कितना बन जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन थीटा टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 91 होता है, तो 4 से कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, तो नीचे तो बन जाएगा, ऊपर तो 9 इंटू 10⁻3 बच जाएगा, 10⁻9 - 6, और नीचे 2√3, और ये बन जाएगा 1 प्लस रूट साइन 30 हाफ होता है, 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2, तो नीचे तो 4 बन जाएगा, और ये √3 और ये 3 कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर जो बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, 9√3 अपॉन में 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, वो तो पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द वायर आ जाएगा ई परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट किस तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, ये तो वो सारा रिपेल करेगा, तो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ये ई पैरेलल बनेगा। समझ में आ गई बात, ये ई पैरेलल बनेगा, तो ई पैरेलल की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखो। ई पैरेलल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ई पैरेलल वाला, जो कि के लैम्डा अपॉन में आर कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव मान करके लिखते हैं हम, बड़ा मान करके, तो नीचे की तरफ तो वो वही माना है और नीचे की तरफ आना चाहिए, ये फॉर्मूला ऊपर ऊपर वाले एंगल को बड़ा मान करके नीचे की तरफ का फील्ड लिखा जाता है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए अपना आंसर, सीधी सी बात है, क्योंकि नीचे की तरफ ही फील्ड आ रही है इस बार। तो देखते हैं इससे, के यानी कि 9 इंटू 10⁻, के लैम्डा अपॉन में आर की वैल्यू फिर से ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे ये वाली वैल्यू। के लैम्डा अपॉन में आर कितना बन जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2√3, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2√3, ये उसी की वैल्यू है के लैम्डा अपॉन में आर की, अपॉन में इंटू में कोस थीटा टू यानी कि कोस 90 कोस थीटा टू कितना है बेटा, माइनस का 30 डिग्री। हमने गलती कर दी है, गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे तो रख दिया -30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नहीं रखा है, तो देखो इसको सही तरीके से है ना, थोड़ा सा आराम से, मैंने भी जल्दबाजी में कर ही दिया, ये -30 डिग्री, -30 डिग्री रखेंगे तो 1 माइनस हाफ, यहाँ पे हाफ बचेगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाफ बचेगा, और ये हाफ बचेगा तो फिर √3 नीचे बचा हुआ रह जाएगा, √3 कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये बचेगा 9 अपॉन में 4√3, 9 अपॉन में 4√3। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें हम कोस थीटा टू यानी कोस माइनस का 30 डिग्री, और माइनस का कोस थीटा वन यानी कि कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री तो क्या होता है बेटा, जीरो, ये तो जीरो बनता है, और कोस माइनस का थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा जो होता है प्लस का कोस थीटा ही होता है ना, कोस के अंदर नेगेटिव, क्योंकि कोस -30 फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का कोस 30 के बराबर ही होती है। तो ये ई पैरेलल कंपोनेंट जो बनेगा वो बन जाएगा 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2√3, और ये बन जाएगा कोस 30 डिग्री बेटा होता है √3/2, और -0, इस बार वो √3 से √3 कटेगा और 2 2 जा 4 बनेगा, तो इस बार बन जाएगा 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4, इतना न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कितना बन गया बेटा, 9 अपॉन में 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पैरेलल कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगी, लेकिन ये हमने थीटा वन और थीटा टू से करा, और इसमें हमें अच्छे से ख्याल रखना पड़ा कि थीटा वन और थीटा टू में कौन पॉजिटिव रखा जाएगा, कौन नेगेटिव रखा जाएगा। समझ में आ गई बात, साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि जो अल्फा और बीटा वाला फॉर्मेट था, अगर मैं यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूं मेथड 2 से, इसको सोल्व करना चाहूँ मैं मेथड 2 से, तो देखो इसमें मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइन कन्वेंशन ख्याल रखने की, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, उसमें इंटरनल एंगल्स हैं,
उसमें अंदर के एंगल्स हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस सब की। ये 8 मीटर ज्वाइन कर दिया बस। हाँ, हमें ये जरूर पड़ेगी कि भाई हाँ, हमें आर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। आर हमने कैलकुलेट कर रखा है, जो कि है 4√3 मीटर, 4√3 मीटर है, और ये 8 मीटर है। सबसे पहले ऊपर वाले एंगल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऊपर वाले एंड को। ऊपर वाले एंड को ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे, तो ये एंगल देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा पैरेलल बनता जाएगा, तो ये एंगल कम होते होते 0 डिग्री बन जाएगा। जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा होगा, जितना नीचे होगा उतना बढ़ेगा। ऊपर जाएगा तो एंगल कम होते होते ऊपर की तरफ वो 0 हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ का अल्फा वो तो 0 डिग्री है, क्या है बेटा, 0 डिग्री। और नीचे की तरफ का बीटा ये है, इस एंड से उस पॉइंट की लोकेशन, ये बीटा। अब ये बीटा देखो ऑलरेडी ऑब्ट्यूज एंगल बन गया है, तो जो साइन वाइन आने थे ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप। तो बीटा एंगल देखो कितना है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो बीटा कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। और फिर देखो अपने आप साइन एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्मूले बदल जाएंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला थीटा 1 थीटा 2 में टू के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 था, वो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। और के की वैल्यू रख देंगे, ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 × 10⁻⁹ 9 इंटू लैम्डा बन जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में आर जो बन रहा है वो 8 cos 30 डिग्री होता है बेटा अपना √3/2, तो ये 4√3, तो ये 4√3। और कोस अल्फा यानी कि कोस 0 डिग्री प्लस कोस बीटा यानी कि कोस 120 डिग्री। ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, 2 से 2 कट गया, 9 × 10⁻³ अपॉन में 2√3 है ये वैल्यू। और कोस 0 होता है 1, और कोस 120 कितना होता है, ध्यान से सुनो, कोस 120 होता है -½ तो देखो वो -½ आ गया, वो माइनस का हाफ आ गया जो हमें चाहिए था। तो ई परपेंडिकुलर देखो, ये हाफ बनेगा, हाफ से 2 कट जाएगा, 9/√3, 9/√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यही कंपोनेंट बन रहा था परपेंडिकुलर वाला, और ये यहाँ से भी कैलकुलेट होके आ गया। बट इसमें हमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑब्टूज एंगल बन गया। अगर जहाँ पे नेगेटिव आना था वो अपने आप नेगेटिव आ गया। और ये यार कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है, 9/4√3, ठीक है। 9/4√3 कैसे, क्योंकि हाफ बनेगा, हाफ इंटू 2 नीचे 4 बनेगा, कटेगा नहीं उससे, 9/4√3। तो यही आंसर आ रहा था, 9/4√3। अब ध्यान से सुनो, पैरेलल कंपोनेंट अगर मैं देखूं, पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई पैरेलल के लिए फॉर्मूला के लैम्डा अपॉन में आर, जो कि कोस θ2 माइनस कोस θ1 था। θ2 बीटा में कन्वर्ट होगा और θ1 अल्फा में, और कोस बन जाएगा साइन में। तो ये साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बनेगा। तो वही है के लैम्डा अपॉन में आर की वैल्यू 9 × 10⁻³ अपॉन में 2√3। और अल्फा और बीटा में ये अल्फा 0 डिग्री और बीटा 120 डिग्री है, ठीक है। तो साइन बीटा यानी कि साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री होता है साइन 90 + 30, और साइन 90 कन्वर्ट हो जाता है कोस में, और 30 डिग्री कोस 30 √3/2, तो साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। प्लस माइनस में साइन अल्फा यानी कि साइन 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा ई पैरेलल कॉम्पोनेंट 9 × 10⁻³ अपॉन में 2√3। और ये बन जाएगा बेटा, इसको साइन उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि बन जाएगा कोस 30 डिग्री। साइन पहले तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री की वजह से, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का कोस 30 डिग्री ही रह गया। और कोस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 होता है। तो √3 से √3 कट गया, ये बन जाएगा ई पैरेलल कॉम्पोनेंट 9/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये पैरेलल कॉम्पोनेंट बन गया, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्पोनेंट बन गया। अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा ही सवाल और कर सकते हैं यार, है ना। इस बार ऐसा ले सकते हैं कि ट्राई कर लो, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो कि मान लो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का, लेकिन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस बार, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। इतनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और एक पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, और इस फील्ड की जो, इस पॉइंट की जो लोकेशन दे रखी है उसके हिसाब से ये दे रखा है
कि दोनों एंड को ज्वाइन करने पर जो एंगल बन रहे हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखा है तुम्हें 8 मीटर 10 मीटर दे दिया, मान लो ये 10 मीटर दे दिया, और ये दे रखा है तुम्हें 30 डिग्री, और वर्टिकल के साथ में ये एंगल भी दे रखा है। ठीक है, और वर्टिकल के साथ में अपना ये एंगल भी दे रखा है, या फिर मैं बोल दूं कि ये 30 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है तुम्हारा 30 डिग्री, ये एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री 30 डिग्री दोनों एंगल्स दे रखे हैं, और बोला है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अब पी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके लिए चार डेंसिटी माइनस लेमडा दे रखी है, एंगल्स दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, और लेमडा की वैल्यू दे रखी है। लेमडा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमडा, वो माइनस का 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है। सिंपल, -2 माइक्रोकूलम पर मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। दो तरीके, या तो θ1 θ2 से कर लें या फिर अल्फा बीटा से कर लें, बट θ1 θ2 में हमें समस्या होगी। मेथड 1 से मैं θ1 θ2 की वैल्यू बता देता हूँ क्या तुम्हें लेनी पड़ेगी, फिर मेथड 2 से हम जल्दी से उसको सोल्व कर लेंगे। मेथड 1, तुम चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, और फिर जो तुम मिस्टेक करो वो आकर के देखना, आंसर मैच करना, तो तुम्हारा जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार खुद से ट्राई जरूर करना इसको, है ना। बाकी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, मेथड 1 तो ये कि हम θ1 θ2 से करें। θ1 θ2 से करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। सिंपल, इस पी पॉइंट से देखेंगे ना कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पहले तो ये देखेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए हमने ये कर लिया, ये परपेंडिकुलर डाल लिया। हम इसको अलग से उठा लें ताकि हमें ये पता रहे कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है। हम इसको इधर उठा लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना था, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया और इसको भी आगे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इस लीनियर चार्ज को के वायर को आगे एक्सटेंड कर लिया ताकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सके। तो इस जगह पे देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनो, हमें ये एंगल पता चल जाए, अगर ये एंगल पता चल जाए तो हम इसका कॉम्पोनेंट लिख पाएंगे, या तो ये एंगल पता चल जाए या ये एंगल पता चल जाए। अब वो एंगल पता करने के लिए हमें इस ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 120, क्योंकि टोटल ट्रायंगल के एंगल वो होते हैं 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बनेगा। समझ में आ रही बात है। दूसरा, मैं ये भी कर सकता था कि भाई यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन बना लूँ, और फिर बोलूँगा कि अगर इस वाली लाइन का यहाँ पे एंगल वर्टिकल से सीधी लाइन से 30 है, तो यहाँ पे भी 30 होगा। अब ये 30, ये 30, तो ये 30 बनेगा, और ये अगर 60 था, ये 90, तो ये वैसे भी 30 आ रहा था। किसी भी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, दोनों तरीके से, ज्योमेट्री है। तो अगर मैं ये 30 है तो ये 120 डिग्री बनेगा, और ये 60 डिग्री बनेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा। तो आर जो बनेगा वो 10 cos 30 डिग्री बनेगा, और cos 30 √3/2 होता है, तो ये 5 √3 मीटर बनेगा। ठीक है, यानी कि आर आ गया हमारे पास में। दूसरा, हम अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। तो देखो, ये अल्फा बीटा ही है, ये अल्फा और ये बीटा, सिंपल, खत्म हो गई, है ना। θ1 θ2 लिखते तो मेथड 1 में, ठीक है, मेथड 1 में हम बोल देते हैं θ1 θ2 वाला। तो मेथड 1 से लिख लेते हैं, मेथड में θ1 θ2 की वैल्यू लिखेंगे। θ1 कितना होगा, देखो, इस परपेंडिकुलर लाइन से अपर एंड ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ θ1 प्लस में लिखा जाएगा, लेकिन इसका अपर एंड खुद नीचे की तरफ है, तो माइनस में लिखा जाएगा θ1, और जो कि होगा -30 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो θ1 इस बार नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री। θ2 जो है वो वर्टिकल, इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे होना चाहिए, तो वो नीचे ही है, परपेंडिकुलर लाइन से वो नीचे ही है, और नीचे होने पर पॉजिटिव लिया जाता है, तो नीचे 60 डिग्री पे पॉजिटिव ही लिया जाएगा, नीचे ही है, तो θ2 प्लस का 60 डिग्री ही लिखा जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में हम अल्फा और बीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि अल्फा जो है उसका क्या होता है कि अपर एंड के साथ में उस पॉइंट का एंगल, अपर एंड के साथ में पॉइंट ज्वाइन करने पर ये ऐसे होता, तो ये वाला बनता, ये यहाँ पे है तो ये बन जाएगा बस। और अपर एंड के साथ में उसका जो एंगल बनेगा लाइन ज्वाइन करने पर वायर के साथ में, वो 120 डिग्री है, तो अल्फा 120 डिग्री बन जाएगा। और बीटा जो होता है वो लोअर एंड के साथ में उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लोअर एंड के साथ में उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तब जो एंगल बनता है वो बीटा होता है, तो इस बार वो 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गई बात।
ठीक है, अब ई पैरेलल और परपेंडिकुलर लगा देंगे। ई पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, के लैम्डा अपॉन में आर साइन, पहला जो फॉर्मूला साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू होता है वो अल्फा बीटा में कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बनता है, तो ये कोस अल्फा प्लस कोस बीटा लगा देंगे। के लैम्डा यानी कि 9 × 10⁹ और पैरेलल कंपोनेंट देखो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट हमें पता है क्योंकि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो चार्ज की तरफ इधर आएगा, और पैरेलल कंपोनेंट देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे अवे आता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर फील्ड आएगी, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ई पैरेलल नीचे की तरफ आएगा, मैग्नीट्यूड हम वहाँ से निकाल लेते हैं। ई पैरेलल नीचे की तरफ, ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ, और यहाँ पे लैम्डा का मैग्नीट्यूड रख देंगे 2, क्योंकि डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली है। तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में आर कितना है 5√3, और कोस अल्फा यानी कि कोस 120 डिग्री प्लस कोस बीटा यानी कि कोस 30 डिग्री। ये बन रहा है हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बेटा, ये हमारे पास बन रहा है पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना अपन ने, ये पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ई परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, के लैम्डा अपॉन में आर यानी कि 9 × 2 18 × 10⁻³ बन रहा है ऊपर, और नीचे 5√3, ये के लैम्डा अपॉन में आर की वैल्यू बन रही है। कोस 120 कितना होगा बेटा, कोस 120 को लिखा जा सकता है कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये बन जाएगा कोस 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है माइनस, और 90 की वजह से साइन में बदल जाएगा साइन 30 डिग्री, तो माइनस का साइन 30 डिग्री होता है -½ और प्लस कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो बस ये बन जाएगा √3/2 - 1/2, √3 1 से बड़ा ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻³ अपॉन में 5√2 इंटू √3 - 1 अपॉन में 2। अब 2 से 9 18 कट जाएगा तो वापस से 9 ही आ जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 9 × 10⁻³ अपॉन में 5√3। अब इसको भी हम 9 को 3 × 3 लग करके √3 से √3 काट सकते थे, एक तो 3√3 बन जाता है ये, बट ठीक है इतना भी कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, जो ऑप्शन में हो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना। इतना न्यूटन पर कूलम, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल, ध्यान से देखो, ई पैरेलल बन जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला में थीटा वाला फॉर्मूला कोस θ2 - कोस θ1 होता है, ये बन जाएगा साइन, कोस तो बन जाएगा साइन में, और थीटा बन जाएगा θ2 बीटा में, θ1 अल्फा में, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये फॉर्मूला बनता है अल्फा बीटा में। तो ये बन जाएगा के लैम्डा अपॉन में आर, के लैम्डा अपॉन में आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 18 × 10⁻³ अपॉन में 5√3, और इंटू में साइन 120 साइन बीटा बन जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन अल्फा यानी कि 120 डिग्री। समझ में आ गई बात? हाँ, तो साइन 120 डिग्री, ठीक है, 18 × 10⁻³ अपॉन में ये बन जाएगा 5√3, और ये साइन 30 डिग्री तो सीधा हाफ बन जाएगा, माइनस साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना बनेगा, साइन 90 + 30 इसको लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना बन जाएगा, 90 में जो है वो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 + थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री कितना होता है बेटा, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। ये नेगेटिव में आ गया, तो हमें यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड ही तो निकालना है। हमने देखो डायरेक्शन पहले ही कंसिडर कर लिया, हम मोड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमें पता है नेगेटिव चार्ज था वो नीचे की तरफ ही आएगी। समझ में आई ये बात? तो हम यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अल्फा बीटा में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, साइन 30 हाफ और माइनस का साइन कोस 30, तो ये बन जाएगा 1/√2 - √3/2, तो यहाँ से बन जाएगा कितना, 18 × 10⁻³ अपॉन में 5√3, और ये बन जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं इसको, 2 से 2 कट जाएगा, और ई पैरेलल बन जाएगा 9 × 10⁻³ अपॉन में 5√3 इंटू √3 - 1। तो यहाँ से देखो बन यही रहा है, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ से इक्वल निकल के आ जा रहे हैं। इनका रेशियो अगर पूछा जाए तो वो 1 हो जाएगा, और नेट पूछा जाए तो उसका √2 टाइम्स हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई की बात? तो कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, बाकी चीज़ें सही हैं अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर
इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड क्वेश्चंस थे जो कि तुम्हें आने ही चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को बैक करके इनको दोबारा से और कर लें, ठीक है। बाकी अपन आगे चलते हैं ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रोडो का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें दो स्ट्रक्चर्स दे रखी है। ये बोला कि थ्रेड कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, दोनों में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और कॉन्फ़िगरेशन में दो डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम ए एंड बी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दो जो कर्व्ड पार्ट हैं, जैसे पहले डायग्राम में ये वाला पार्ट कर्व्ड है, ये इतना, ठीक है, और इसमें ये आधा पार्ट कर्व्ड है। तो यहाँ पे तो सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बन रहा है। तो कर्व्ड पार्ट्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अगर मान ली जाए तो लेस देन लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है ना। और ये जो थ्रेड है उसके कंपैरिजन में ये रेडियस बहुत कम है। और उसके बाद में तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ओ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है तुम्हें। समझ में आ गया? कैलकुलेट करो, एक बार खुद से ट्राई करो, हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं हो तो फिर मैं बताता हूँ, कैलकुलेट करेंगे हम। इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी में सोल्व कर लेंगे। देखो एक बार खुद से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ, वो चेक करना। इसी डायग्राम में शो कर लेंगे। देखो हमें जो क्वेश्चन में ये रखा है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और जो कर्वेचर है आर कंसिडर्ड लेस देन द लेंथ ऑफ द थ्रेड, और इनकी ओरिएंटेशन जो ओ पॉइंट है, आर जो है वो बहुत छोटा है लेंथ से, तो मैं इन लेंथ को बहुत बड़ा मान सकता हूँ। और अगर छोटा मानूंगा तो फिर एंगल वैंगल के लिए कुछ पैरामीटर मुझे दे भी तो नहीं रखे, तो मैं इनको बड़ा वायर मानूंगा, यानी कि एक तरफ से इस तरफ ये इन्फाइनाइट, इस तरफ ये इन्फाइनाइट मान करके सोल्व करूंगा। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस ओ पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इससे लिख लेते हैं। देखो एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लूँ इधर और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लूँ इधर, तो ये तो एक 90 डिग्री का आर्क बन जाएगा। और आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा था, ठीक है। एक तो वो लगेगा, ऊपर से ये वाला एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक ये वाला सेमी इनफाइनाइट वायर। और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से दो कंपोनेंट आते हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, दोनों इक्वल आते हैं। और सेमी सर्कुलर आर्क है, इस क्वार्टर सर्कल का आर्क है, उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आती है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे तीनों पार्ट्स का एक जैसा ही है, तो पॉजिटिव है प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा की वजह से अवे फ्रॉम दी चार्जेस वो फील्ड निकल के आएगी। तो तीन पार्ट हैं, एक ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तीनों पार्ट्स की वजह से हमें फील्ड निकालनी है और तीनों पार्ट्स की फील्ड हम अलग अलग निकाल करके वेक्टर एडिशन करेंगे। पहला हम पहले पार्ट की फील्ड लिखते हैं। तो इस पहले पार्ट की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, एक तो ध्यान से देखना, एक फील्ड इस तरफ आएगी E1 परपेंडिकुलर, और एक नीचे की तरफ आएगी E2 परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान सुनो, अभी थर्ड वाला जो पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट की वजह से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा E3 परपेंडिकुलर, और ये जो पार्ट है इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ आ जाएगा, E पैरेलल परपेंडिकुलर, E3 पैरेलल कंपोनेंट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि सिंस 1 एंड 2, ये ए पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मैं, 1 एंड 2 वायर्स एक्ट एज सेमी इनफाइनाइट वायर्स, उसके लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट है वो दोनों सेम होते हैं, 2 के लैम्डा अपॉन में आर किसके बराबर होते हैं, के लैम्डा अपॉन में आर के बराबर होंगे। क्योंकि सेंटर से ये जो सेंटर होगा इसकी ये डिस्टेंस यहाँ से, ये तो आर्क है ना, यहाँ तक तो आर्क बन रहा है, तो ये डिस्टेंसेस आर ही होंगी, के लैम्डा अपॉन में आर इक्वल होंगे। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो E1 परपेंडिकुलर है और E3 पैरेलल है वो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट होंगे, और साथ में E3 का परपेंडिकुलर E2 के पैरेलल कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो E2 का पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे इसको, E2 की वजह से इस E1 का पैरेलल कंपोनेंट, सॉरी 2 का नहीं, जैसे 1 का परपेंडिकुलर था, ये 1 का पैरेलल कंपोनेंट। अब 1 का पैरेलल को इस वाले वायर का पैरेलल कंपोनेंट इस वाले वायर के परपेंडिकुलर से कट गया, और इस वाले वायर का पैरेलल कंपोनेंट इस वाले वायर के परपेंडिकुलर से कट गया, क्योंकि ये चारों इक्वल थे, क्योंकि लैम्डा दोनों का सेम है, दोनों से डिस्टेंस इस पॉइंट की सेम है, और परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट वैसे इक्वल होते सेम इनफाइनाइट में, तो चारों इक्वल बन गए,
चारों इक्वल बन गए थे, एक दूसरे कैंसिल आउट कर गए। अब ध्यान से सुनो, इन सभी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, ब्लैक कलर से लिख दूं, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बचेगी किसकी फील्ड? अब बचेगी सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर आर्क की ई नेट, यही बचेगी जो कि आर्क की वजह से आने वाली है। समझ में आ गई क्या बात? आर्क की वजह से आने वाली फील्ड ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी यहाँ पे। तो ये जो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो, आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट जो होगी वो ई आर्क की वजह से आने वाली, और आर्क की वजह से आने वाली जो फील्ड होती है 2k लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा बाई 2 होती है। और थीटा यहाँ पे कितना है? सर्कुलर आर्क का 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बनेगी वो बन जाएगी 2k लैम्डा अपॉन में रेडियस आर है और साइन 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 वन बाई रूट टू, 2k लैम्डा अपॉन में आर इंटू 1/√2। तो ई नेट बेटा कितना निकल के आ जाएगा? √2k लैम्डा अपॉन में आर, यही आंसर है। अगर इसको मैं उसमें लिखूंगा, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो √2 लैम्डा अपॉन में के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखा है कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, और ये सर्कुलर आर्क है, और ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी मानेंगे क्योंकि एंगल के लिए तो कुछ पैरामीटर दे नहीं रखा, और ये आर्क का रेडियस कम माननी है, मतलब ये बड़े मानने हैं, तो ये इन्फाइनाइट की तरह काम करेंगे इस पॉइंट ओ के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस बी पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। इस बी डायग्राम को क्रॉप कर लेता हूँ, बी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। बी पार्ट को ऐसे क्रॉप कर लिया मैंने। इस बी पार्ट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। बी पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो देखो, इस वाले वायर का पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ आएगा यहाँ पे, और परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। इस वाले वायर का पैरेलल इस तरफ आएगा, सॉरी पैरेलल तो नीचे ही आएगा, परपेंडिकुलर इस तरफ। तो दोनों वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, लेकिन पैरेलल वायर कंपोनेंट एक दूसरे के इस बार ऐड होंगे। और ये जो सर्कुलर आर्क आएगा, इसका जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंगल बाइसेक्टर के लोग ऊपर की तरफ आएगा। तो अभी भी देखो, जो इन दोनों वायर की नीचे की तरफ नेट फील्ड आ रही थी उसकी अपोजिट इस आर्क की आ रही, तो हो सकता है यहाँ पे भी कट जाए। तो हम कैलकुलेट देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे तो सर्कुलर आर्क की बच गई थी, वायर्स ने एक दूसरे कैंसिल आउट कर दी थी। यहाँ पे हो सकता है कि वायर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, पैरेलल वाले जो जुड़े थे उसको हो सकता है ये वाला कैंसिल आउट कर दिया, फिर जो भी होगा नेट निकल के आ जाएगा उससे। तो सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे इस तरफ जो होगा E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको वायर 1 बोलता हूँ, इसको वायर 3 बोल दूंगा, और इसको वायर 2 बोल दूंगा। 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा और 3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा, E3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दूसरा, इन दोनों का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा E1 पैरेलल प्लस E1 पैरेलल प्लस E3 पैरेलल, दोनों ऐड हो जाएंगे नीचे की तरफ। और जो ऊपर की तरफ आएगा E ड्यू टू आर्क, सर्कुलर आर्क की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से ऊपर की तरफ आएगा। अब देखो, सिंस लैम्डा आर सेम फॉर बोथ वायर्स, वही बात है जो पिछले थी, और ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर सेम होते हैं के लैम्डा अपॉन में आर फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर्स, वो सेम होते ही है। इस वजह से होगा क्या कि मैं बोल सकता हूँ कि जो E1 परपेंडिकुलर है और E3 परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और E पैरेलल जो बनेगा नेट वो E1 पैरेलल प्लस E3 पैरेलल, E1 पैरेलल के लैम्डा अपॉन में आर प्लस E3 पैरेलल के लैम्डा अपॉन में आर। ई पैरेलल जो बनेगा नीचे की तरफ वो के 2 के लैम्डा अपॉन में आर बन जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन में आर ये बन जाएगा। इसको बोल देते हैं नेट ई पैरेलल, इसको ई पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ, ये नेट आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद में, ठीक है, वो आ गया। अब जो आर्क की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर्क, ऊपर की तरफ आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ई आर एंगल बाइसेक्टर के लोग ई आर्क जो निकलेगा वो 2 के लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा बाई 2, और सेमी सर्कल के लिए थीटा जो बनता है 180 डिग्री, तो 180 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 90/2, साइन 90/2 कितना होता है बेटा? 1। समझ में आ गई बात? साइन 90/2 कितना होता है? 1। तो अब ध्यान से सुनो, ई ड्यू टू आर्क 2 के लैम्डा अपॉन में आर, सिंपल इतना बच गया। तो ई नेट जो बनेगा ये तो दोनों का रिजल्टेंट बनना था,
ई नेट जो बनना था वो तो ई ड्यू टू आर्क माइनस ई पैरेलल वाला, और ये बन जाएगा 0, यानी कि इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेंटर पे कितना बनेगा बेटा, 0। ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट वायर की सर्कुलर आर्क्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इतना हमने कर लिया है, और कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो रोज करके देख लेना। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। एक पॉइंट चार्ज है जो कि इक्विलिब्रियम में है इन गिवन सिचुएशन, इस गिवन सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है। नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसा गिवन है कि एक लाइन चार्ज था इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है? इस क्वेश्चन को समझो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, जितना कर पाओ उतना करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने डी डिस्टेंस पे क्यू चार्ज को रख दिया, तो अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है इस पे नीचे एम लग रहा होगा और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई लग रहा होगा, तभी ये रुका होगा यहाँ पे, अदरवाइज तो क्यों ही रुकता। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में है कि डी डिस्टेंस पे एक ऐसी डी डिस्टेंस इस एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर इसका नीचे की तरफ लगने वाला एम फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला क्यू फोर्स से बैलेंस हो रखा है। अब अगर मैं इसको और ऊपर उठाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वायर से दूर जाऊंगा तो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम 2 के लैम्डा अपॉन में आर होती है इनफाइनाइट वायर से। अगर मैं आर को बढ़ाओ दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, रिपल्सन ऊपर की तरफ कम हो जाएगा, नीचे की तरफ एम उतना का उतना है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वापस लौट के आ जाएगा। और अगर मैं नीचे डिस्प्लेस करता हूँ उसको तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आर कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा एम को उतना, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बढ़ जाएगा, तो वापस लौट के चला जाएगा। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है। इसके अबाउट ये ऑसिलेशन तो कर सकता है, हमने ये कंक्लूजन निकाला है ऑब्जर्वेशन से, है ना, जो फोर्सेज वगैरह को एनालिसिस करके, कि ऑसिलेट तो कर सकता है, हो सकता है ये एसएचएम कर रहा हो। टाइम पीरियड पूछा है, समझ में आ रही बात? तो हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो हम इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अप्रोच क्या है। अप्रोच मैंने एक्सप्लेन करी अभी, बस उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूंगा इसको, अगर मैं इस लेवल से इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ हल्का सा डिस्प्लेस, मैं बस थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि हम डायग्राम सही से बना पाएँ, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हल्का ही देना है, हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है। ठीक है, हमने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, मान लो डिस्प्लेस एक्स कर दिया हमने, या फिर डिस्प्लेस कर दिया वाई डायरेक्शन में है तो मान लो वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, और वाई है वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑसिलेशन को देखना है ना कि ऑसिलेशन स्लाइटली डिस्प्लेस करने के लिए बोला है हमें, स्लाइटली डिस्प्लेस करने को बोला है, तो वाई वेरी स्मॉल है जो डिस्प्लेस दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये क्यू चार्ज यहाँ पे पहुँच गया। और ये जो गिवन थी इस सिचुएशन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी यहाँ पे क्यू ई फोर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ का क्यू ई फोर्स एम जी को बैलेंस करके रखा हुआ होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम ये लिख सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ क्यू ई फोर्स था वो एम जी को बैलेंस करके रखा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो 2 के लैम्डा अपॉन में आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, इक्वल टू एम जी के बराबर है। एक ये इक्वेशन है हमारे पास में ऑलरेडी। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास में। नाउ डिस्प्लेस बाई डिस्टेंस y, और y डिस्प्लेस करने के बाद में अब इस पे नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, और जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y उसके नेगेटिव के प्रोपोर्शन में आना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये माइनस वाई के प्रोपोर्शन में आना चाहिए, जो नीचे की तरफ आएगा फोर्स वो। तो अब इस पे नीचे की तरफ एम लग रहा होगा यहाँ पे भी, और ऊपर की तरफ इस पे अभी भी क्यू ही लग रहा होगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। हमें इतना तो पता है नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि क्यू कम हो चुका है। तो मैं बोलूँगा कि जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। देखो, अगर हमें माइनस साइन चाहिए, अगर हम पहले ही नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और उसी के डायरेक्शन को फोर्स निकालेंगे, तो देखो वाई के अपोजिट हमने फोर्स निकाल लिया, फिर माइनस नहीं आएगा इक्वेशन में, क्योंकि हमने नीचे की तरफ का ही फोर्स निकाला है, वो तो नीचे की तरफ का तो मैग्नीट्यूड ही आएगा फिर। और अगर हमने वाई की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके इसको बड़ा मान करके फोर्स निकाला, तब फिर वो माइनस आएगा, क्योंकि हमने इसको बड़ा मान करके निकाला, एक्चुअल में ये बड़ा, तो फिर माइनस आएगा साइन में। हमने वाई की डायरेक्शन को, और
एफ बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर करने के लिए वाई को प्लस में माना जाएगा, एक्स को प्लस में, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन मान करके फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वाई के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके अगर लिखूं कंसिडरिंग, तो फिर वो क्यू ई फोर्स पॉजिटिव मानूंगा माइनस एम जी नेगेटिव। समझ में आई क्या बात? कंसिडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ दिया था हमने, तो अब ये साइन के साथ आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे जो होगी वो एफ नेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्यू इंटू वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 2 के लैम्डा अपॉन में आर। आर कितना है? डी प्लस वाई। वायर से कितने डिस्टेंस पे आ गया? डी प्लस वाई पे आ गया, माइनस एम जी। समझ में आ गई बात? इसको ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँ कि क्यू है क्यू इंटू 2 के लैम्डा अपॉन में, अब अगर डी स्मॉल है तो मैं डी को बाहर निकाल लूँ और ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में डी, 1 प्लस वाई अपॉन में डी, और ये बन जाएगा माइनस एम जी। तो ये बन जाएगा क्यू टाइम्स 2 के लैम्डा अपॉन में डी, ये तो अलग हो गया, और अंदर बन गया 1 प्लस वाई अपॉन में डी की पावर -1। हम अप्रोक्सीमेशन तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो हम ऑसिलेशन की इक्वेशन निकाल पाएंगे, एफ बराबर माइनस के एक्स या माइनस के वाई जैसा एक्सप्रेशन प्रूव कर पाएंगे। तो वाई को स्मॉल मानने का अप्रोक्सीमेशन तो हमें लगाना ही पड़ेगा। उसको यूज कैसे लें कि वाई स्मॉल है? उसके लिए हमने ये करा कि भाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है। अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और इसमें एक बहुत छोटी है तो डी कॉमन लेके 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करा जा सकता है। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू टाइम्स 2 के लैम्डा अपॉन में डी। और देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स पावर एन में अगर एक्स बहुत छोटा है, वाई देखो डी से बहुत छोटा है, तो वाई बाई डी तो और भी छोटा हो गया एक से, तो वाई बाई डी एक से बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये -1 आगे आ जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई बाई डी। समझ में आ गई बात? माइनस एम जी। ये कैसे लगा रहा हमने? 1 प्लस एक्स की पावर एन नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स और एक्स लेस देन 1, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वो लगा दिया यहाँ पे। और जो एफ नेट बना देखो, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इंटू 2 के लैम्डा अपॉन में डी माइनस क्यू इंटू 2 के लैम्डा अपॉन में डी इंटू वाई बाई डी, 2 के लैम्डा अपॉन में डी इंटू वाई बाई डी, और माइनस एम जी। बट जो इक्वेशन 1 थी हमारी उसके हिसाब से क्यू इंटू 2 के लैम्डा बाई डी एम जी के बराबर था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ऐसा कर दिया। तो एफ नेट जो बना ऊपर वाई डिस्प्लेस करा तो फोर्स नीचे की तरफ आ गया माइनस में 2 के लैम्डा क्यू अपॉन में डी स्क्वायर इंटू वाई। समझ में आ गई? तो इसको कंपेयर करें एफ नेट इक्वल टू माइनस का के इक्विवेलेंट इंटू वाई से, तो के इक्विवेलेंट जो बन गया वो कितना बन गया बेटा? 2 के लैम्डा क्यू अपॉन में डी स्क्वायर, और यहाँ पे के जो है वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो टाइम पीरियड जो बनता है ऑसिलेशन का 2.√m अपॉन में के इक्विवेलेंट बनता है। अगर एफ इक्वल टू माइनस के वाई जैसा एक्सप्रेशन बनता है तो टाइम पीरियड 2.√m बाई के इक्विवेलेंट बनता है। तो टी बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में के इक्विवेलेंट बन जाएगा 2 के लैम्डा क्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर था वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। इस तरीके से तुम ऑसिलेशन निकाल सकते, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और तुम्हें इनको करने के लिए थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर खुद से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जा करके तुम ये चीज़ें कर पाओगे। और उसके लिए तुम्हें पीछे की जो प्रॉब्लम्स हमने करी हुई हैं उन पे तुम अगर अच्छे से फोकस रखोगे तो ये सारी चीज़ें तुम अपने आप कर पाओगे। हमने पहले भी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेज से भी ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस करे हैं सिंपल, और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता चल गया तो हम फोर्स आसानी से लिख पा रहे हैं। बस ये वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला में पता है, क्यू इंटू ई करके हम फोर्स लिख पा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ हम अब आसान तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हैं यार, इनको क्वेश्चन करने के लिए अगर अच्छे और क्वेश्चंस करने हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वैसे करते रहेंगे। बट अगर हम बात करें कि एक और क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चंस सभी ऑलरेडी जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ या तो पाथफाइंडर के या फिर रोडो के क्वेश्चंस हैं, और जो अदरवाइज जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो भी अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के कंसेप्ट पर ही क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जो तुम्हारे बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यार, ध्यान से देखो, इसको तुम खुद से करो एक बार, ट्राई करो इसको पढ़ के, कि इनिशियली जो पार्टिकल क्यू
कोमा एम है इज इन रेस्ट एट पॉइंट वन। इनिशियली पार्टिकल क्यू कोमा एम इज इन रेस्ट एट पॉइंट वन। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस टू टू पॉइंट टू पे, जो यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया, तो बोल रहे हैं कि जब ये 2 पॉइंट पे, सेकंड नंबर के पॉइंट पे पहुंचा, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। हालांकि अभी हमने एनर्जी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फंडामेंटल तरीके आते हैं जो हमने 11th में सीखे थे। नहीं सीखे तो वो तुम्हारे इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। 11th का रिवीजन भी तुम्हें इन क्वेश्चंस के थ्रू चलता रहेगा। यहाँ से छोड़ा, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज से रिपल होगा तो इधर की तरफ फोर्स आएगा, एक्सेलरेट होगा, चलते चलते स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे तुम इसकी वो लिख सकते हो कि कितनी स्पीड से वो पहुंचेगा, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं हो तो तुम सॉल्यूशन देखना, और हो जाए तो मैच करना अपना सॉल्यूशन कि तुमने सही किया है कि नहीं किया है। मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ क्या कर रहा हूँ मैं, अप्रोच समझते जाना। ये एक सिचुएशन थी हमारे पास में। इस सिचुएशन में ये चार्ज है हमारे पास में। क्वेश्चन में बोला गया कि क्यू चार्ज एम मास यहाँ से चला, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज और एम मास को यहाँ पे रखा था, और यहाँ से वो चलता रिपेल होता गया पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पे पहुँच रहा है। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे वो यहाँ पे पहुँच चुका है, क्यू चार्ज एम मास यहाँ पे पहुँच चुका है, और उस पे इधर की तरफ फोर्स एफ लग रहा है, उस पे इधर की तरफ फोर्स एफ लग रहा होगा, और ये फोर्स एफ मैं आराम से लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई से। और मान लो ये जो पोजीशन है इसकी जनरल आर पोजीशन पहुंच चुका है, और ये 1 और 2 की पोजीशन R1 से R2 की दे रखी है हमें कि R1 से R2 पे पहुंचा है वो। तो मान लो किसी डिस्टेंस R पर है फिलहाल, और वो राइट में मूव कर रहा है, उसकी कुछ स्पीड भी होगी, और उसके पास एक्सेलरेशन क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है, वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनफाइनाइट वायर है तो 2K लैम्डा अपॉन में R से लिखा जा सकता है, ठीक है। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये गिवन होगी हमें, ये लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो 2K लैम्डा अपॉन में R इस इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हो रहा होगा। हम या तो एक्सेलरेशन को dv/dt रख करके उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो बनेगा वो F/m, यानी कि QE/m, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देंगे 2K लैम्डा अपॉन में R, तो 2K लैम्डा Q/m इंटू R, ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब एक तरीका तो ये है हमारे पास में, एक तरीका तो ये है कि जो एक्सेलरेशन है जो फंक्शन ऑफ आर है हमारे पास में 2K लैम्डा क्यू अपॉन में m तो कांस्टेंट है, इंटू 1/r, और एक्सेलरेशन को v/dv/dr लिख सकते हैं फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन r का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन को v/dv/dr लिखा जा सकता है, और v/dv/dr लिखा जा सकता है तो 2K लैम्डा क्यू अपॉन में m इंटू 1 अपॉन में r, और फिर हम कर देंगे कि dr को 10 भेज दें और v/dv को एक तरफ रख लें और फिर इंटीग्रेट कर दें। तो पहले इसी मेथड से कर लेते हैं, v/dv इक्वल टू 2K लैम्डा क्यू अपॉन में m dr अपॉन में r। मेरा पर्पज है कि तुम्हें सारे तरीके समझाऊं, तुम्हें जो बेस्ट लगे, जिस समय एग्जाम में जो चीज़ ध्यान में आ जाए उससे कर लो। इसको इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन को, ये वाला फंक्शन पूरा कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करेंगे कि r की वैल्यू जब R1 थी, r की वैल्यू जब ये R1 थी यहाँ पे था, तब इसकी स्पीड 0 थी। लेकिन जब ये r की वैल्यू R2 है, r की वैल्यू R2 है, तब इसकी स्पीड v कितनी होगी ये पूछा है हमसे। यहाँ पे ये स्पीड कितनी होगी जब ये पहुँचेगा वो पूछा है। स्पीड v हो गई, मान लो R2 पे पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड v2 हो गई, v हो गई है, तो हमें वो करना है। अब ध्यान से सुनो, v का इंटीग्रेशन तो v²/2, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में गिवन है कि रेस्ट से छोड़ा गया पोजीशन R1 से, ठीक है ना। इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट एट पॉइंट 1, ठीक है। अब 0 से v इक्वल टू 2K लैम्डा Q/m, और ये बन जाएगा dr/r का इंटीग्रेशन बन जाएगा ln r, और इसकी लिमिट R1 से R2 तक। तो ये v²/2 माइनस अपर लिमिट तो v रख दे, माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 2K लैम्डा Q अपॉन में m, और ये बन जाएगा ln R2 अपर लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन ln r बनेगा, उसमें r की वैल्यूज अपर लिमिट R2 माइनस ln R1। अब ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लग जाएगा ln b a/b, तो ln R2/R1 बन जाएगा, और ये v²/2
तो अगर मैं वी स्क्वायर बाई टू अगर बोलूँ कि ये टू के लेमडा क्यू अपॉन में एम इंटू ये बन जाएगा एल एन आर टू बाई आर वन, तो टू को उधर भेज करके मैं रूट ले सकता हूँ, तो वी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के लेमडा क्यू बाई एम एल एन आर टू बाई आर वन। इस तरीके से कर सकता हूँ मैं सो। मेथड टू क्या हो सकता है देखो इसको करने का? मेथड टू हो सकता है मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूँ और मैं वर्क कैलकुलेट कर लूँ। वर्क कैलकुलेट कैसे करूँगा? मेथड टू में ये कर लूँगा मैं, मेथड टू यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूँ, बाकी तो तुम कर ही लोगे। मेथड टू में ध्यान से सुनो कि मैं किसी जनरल पोजीशन एक्स पे आर पे जाने के बाद मान लो डी आर डिस्प्लेस हुआ, तो उस डी आर डिस्प्लेस होने में अगर ये और डी आर डिस्प्लेस हुआ तो उसमें छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू में निकाल सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो देखो फोर्स आर के साथ बदल रहा है, तो मैं एफ इंटू आर तो कर नहीं सकता, तो मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कांस्टेंट मान करके छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डी आर जरूर लिख सकता हूँ, और एफ और डी आर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन लिखने के लिए एफ डॉट डी आर करा मैंने, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा, तो फाइनली मान लो हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी स्पीड होगी इनिशियली जीरो थी, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एफ डॉट डी आर को। एफ क्या बनेगा? क्यू इंटू ई, ई क्या बन जाएगा? टू के लैम्डा अपॉन में आर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? आर वन से आर टू तक, और ये बन जाएगा आर वन से आर टू तक, और ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम इधर आ जाएगा, टू भी इधर आ जाएगा, वी स्क्वायर सीधे ही बन गया देखो, 4 के लैम्डा क्यू बाई एम, ये एक्सप्रेशन सीधा ही आ गया, और इंटीग्रेशन डी आर बाई आर, आर वन से आर टू तक, और ये एल एन आर टू बाई आर वन ही बनेगा, तो वी सीधे ही निकल के आ जाएगा 4 के लैम्डा क्यू बाई एम एल एन आर टू बाई आर वन। देखो ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी हो गया, क्योंकि हमने उसको एक्सेलरेशन वगैरह इतना थोड़ा सा उसमें सोचने वाली प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा है कि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब तरीके मोर और लेस सेम ही हैं। ये जो थर्ड इक्वेशन बनती है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, वो एक तरीके से यही होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही होती है अगर जो काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन लिखोगे ना, जैसे क्योंकि वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो एम से, और तो एम इंटू ए फोर्स बन जाएगा, फोर्स इंटू एस वर्क डन ही होता है, और टू को नीचे ले आओ तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही होती है दूसरे फॉर्मेट में देखा जाए तो, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो तुम उसको एक्सप्रेशन को चेंज। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन हैं यार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर तुम कंसेप्चुअली अच्छा करना चाहते हो, खुद को अच्छे तरीके से कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। बाकी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे होमवर्क है, ये क्वेश्चंस तुम होमवर्क है, पाथफाइंडर का क्वेश्चन आज होमवर्क करके आना है तुम्हें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंसिडर करेंगे, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेट वायर की और सर्कुलर आर्क की होती है उसको रिलेट करना सीखेंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये होमवर्क है तुम्हारे आज के, ये तुम करके आना, ठीक है ना? ये तुम क्वेश्चंस करके आना, और हम इनको फिर कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इनको सभी को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जैसे मैंने पहले भी तुम्हें होमवर्क दिया था, बट ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसका तुम्हें कैलकुलेट करके लाना है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल होलो स्फेयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो बोला कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कैलकुलेट करके लानी है। किस तरीके से तुम करके लाते हो देखते हैं ना। तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें करके लाने आ रही है, तुम्हारा होमवर्क आज का है ना। बाकी होमवर्क मैंने तुम्हें दे रखा है, तो वो होमवर्क भी तुम कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए यार इतना ही, बाकी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कंप्लीटली फ्री है सब कुछ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें सारे क्लासेस के अपडेट्स नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर देना जो भी तुम्हारी क्वेरी हो, और